Yes, good evening all. Am I audible? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है, चलो। मुझे लोग ज्वाइन नहीं किया, क्या हुआ? कल तो बोल रहे थे कि आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है सर। हाँ हाँ, ठीक है, वो सही हो जाएगा। 10 मिनट मैसेज डाल देता हूँ। ओके, सो इन लास्ट क्लास हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे इल्यूमिनेशन होता है। ठीक है। इल्यूमिनेशन मतलब आपका कोई रस्सी है, उसको दोनों तरफ से खींच रहे हैं। तो पहले उसमें जो सलवट है वो सारी खुलेगी, वो स्ट्रेट होगी। फिर आप फर्दर अगर उसमें आप स्ट्रेस लगा रहे हैं, उसको फर्दर आप टेंशन दे रहे हैं, तो फिर फाइनली टूट जाएगी। सेम चीज होती है पॉलीमर में। ठीक है, जो हमने पढ़ा था। सेकेंड चीज हमने पढ़ी थी कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो एक हाईएस्ट वैल्यू के बाद डाउन क्यों जाता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा। तो क्योंकि ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का कर्व है, इसलिए जब नेकिंग होगी तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू डाउन होगी। ये कल हमने पढ़ा था। ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ सब क्लियर है? जी यस सर। सर। ओके। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। आप जब आपका टेम्परेचर जब आपका टेम्परेचर उसमें चेंज होगा पॉलीमर में, तो उसमें उसके इलास्टिक मॉड्यूलस में क्या फर्क होगा। इलास्टिक मॉड्यूलस मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है। तो सिंपल से भाषा में हम बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका स्ट्रेस बढ़ाने पे उसका स्ट्रेन ज्यादा होगा या कम होगा। आपको क्या लगता है कि जब मैं किसी पॉलीमर का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, उसके बाद जब मैं उसको स्ट्रेस दे रहा हूँ, तो उसमें स्ट्रेन ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा होगा सर। यस, ज्यादा होगा। ठीक है ना, कि मतलब गर्म प्लास्टिक, अगर आपको प्लास्टिक गर्म है तो उसको हम इजीली खींच सकते हैं। ठीक है। मतलब उसमें ज्यादा स्ट्रेस, मतलब कम स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। सेम स्ट्रेन के लिए उसमें स्ट्रेस कम लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ग्राफ है PMMA। ये एक पॉलीमर है, इसका पूरा नाम है पॉलीमिथाइल मिथेक्रिलेट। ओके। पॉलीमिथाइल मिथेक्रिलेट जो आपका ये पॉलीमर है, तो इसको हम पढ़ेंगे कि इसका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो सॉरी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था और आपने भी सही आंसर दिया था, मतलब आप इस चीज को समझ चुके हो कि टेम्परेचर इंक्रीज लीड्स टू डिक्रीज इन इलास्टिक मॉड्यूलस। ठीक है। इलास्टिक मॉड्यूलस क्या है, मतलब कोई अलग वर्ड नहीं है, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर रहे हैं। तो जैसे अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा तो आपका क्या होगा? सपोज में टेंसाइल बढ़ेगा हाँ, और यस, इलोंगेशन कम होगा। हाँ, ठीक है, मतलब आपको इसको कम बढ़ाना पड़ेगा
लेकिन ये ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यही कहना चाह रहे हो ना, आपका स्ट्रेस कम बढ़ाओगे लेकिन स्ट्रेन ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जो आपका इलास्टिक मॉड्यूलस है इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्योंकि टेम्परेचर पे मेरा क्या हो रहा है, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। अभी क्या है कि अगर अब हम इस ग्राफ को देखेंगे और फिर हम इस चीज को समझेंगे। तो यहाँ पे जो ये ग्राफ है ये बना है 4 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 40 डिग्री पे। ठीक है, 50 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, अलग अलग टेम्परेचर बढ़ा है। ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं कि जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड था तब उसका इलास्टिक मॉड्यूलस बहुत ज्यादा था। ज्यादा क्यों था, क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, तो स्ट्रेस का स्ट्रेस कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, ग्राफ ओनली वाई एक्सिस में बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस में नहीं बढ़ रहा है। इससे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा स्ट्रेन बहुत कम बढ़ रहा है। स्ट्रेस तो बढ़ता जा रहा है लेकिन स्ट्रेन बहुत कम बढ़ रहा है, मतलब आपका ये बढ़ेगा बट ये ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इस केस में आपका इलास्टिक मॉड्यूलस ऑब्वियसली ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे कम वाला टेम्परेचर है जो 4 डिग्री, उस पर हम कह सकते हैं कि इलास्टिक मॉड्यूलस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब सेकंड चीज जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, 20 डिग्री पे चले गए, 4 डिग्री से हम चले गए 20 डिग्री पे, मतलब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। तो अभी हमको ये कर्व दिख रहा है, ये कर्व दिख रहा है कि एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है लेकिन ये थोड़ा वाई एक्सिस में भी बढ़ रहा है। ठीक है, कंपेयर टू जो आपका फर्स्ट ग्राफ है उसके कंपेयर में जो सेकंड ग्राफ है वो वाई एक्सिस में थोड़ा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं उतना ही स्ट्रेस दे रहा हूँ लेकिन मेरा स्ट्रेन अब कुछ ज्यादा बढ़ा, तो मेरा इलास्टिक मॉड्यूलस कम हुआ। ठीक है, और मेरा जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस में ज्यादा बढ़ा। ऐसे ही अलग अलग टेम्परेचर जैसे 30, 40 और 50, 60 जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ, मेरा स्ट्रेन काफी बढ़ता जा रहा है, मतलब मेरा जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस में बढ़ता जा रहा है, सॉरी एक्स एक्सिस में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेरा स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। मेरा स्ट्रेस सेम है बट उस स्ट्रेस पे मतलब उसका इलोंगेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इलोंगेशन बढ़ेगा तो आपका कर्व है वो एक्स एक्सिस में टुवार्ड स्ट्रेन बढ़ता जाएगा और फाइनली आपका इलास्टिक मॉड्यूलस कम होता जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आ गया आपको, कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है ना, तो इस तरह से ये ग्राफ होगा। सेकंड ये कह सकते हैं हम कि जब आपका पॉलीमर लोअर टेम्परेचर पे है तो उसका ब्रिटल नेचर होगा। ब्रिटल मतलब उसका स्ट्रेन नहीं बढ़ेगा, मतलब आप कांच की तरह ये होगा। मतलब कांच कैसा होता है कि उसको आप अगर स्ट्रेस दोगे तो वो टूट जाएगा लेकिन वो इलोंगेट नहीं होगा। तो लोअर टेम्परेचर पे आपका ब्रिटल नेचर है। बीच वाला जो टेम्परेचर है जो हम ले सकते हैं सपोज 40 डिग्री, तो 40 डिग्री में क्या है कि ये जो प्लास्टिक बिहेव कर रहा है कि आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, मेटल प्लास्टिक है ना, सपोज मेटल। फिर आप और ज्यादा बढ़ाओगे सपोज 50 पे, तो फिर ये प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे लगभग ये मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली मेटल बट हाँ मेटल की तरह। बट 50 डिग्री पे ये एज ए प्लास्टिक बिहेव करेगा। कि प्लास्टिक में क्या होता है, पहले तो प्लास्टिक में एलोगेशन होगा जो हमने पढ़ा था ना, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो यहाँ तक सपोज हाँ, यहाँ तक ले सकते हैं। हाँ, यहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ तक आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, उसके बाद आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने लग जाएगा। ठीक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या हुआ कि उसको वापस रिवर्सिबल नहीं होगा, एक बार हो गया डिफॉर्मेशन तो वो डिफॉर्म वैसे ही रहेगा। ठीक है, फिर फाइनली अगर हमने टेम्परेचर 60 डिग्री कर दिया तो उसमें वो एज ए इलास्टोमर काम करने लग जाएगा, मतलब आपका स्ट्रेस बहुत कम बढ़ा रहे हो लेकिन उसका स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो एक ही चीज है, आपका पॉलीमर एक ही है पीएमए में, बट अलग अलग टेम्परेचर पे वो अलग अलग बिहेव करेगा। ठीक है, तो उसका इलास्टिक मॉड्यूलस टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कम होता जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आ गया आपको अच्छे से, सारी चीजें मैंने इसमें समझा दी है। इसमें कोई किसी को कोई डाउट। ठीक है, ठीक है ना, नो सर। ओके गुड। तो आपका ये हो गया पीएमए में। ठीक है, तो इसका 85 टू 165 होगा जो इसका टीजी है। तो ये हमने अभी तक 60 तक ही मेजर किया है। ठीक है, तो 60 तक मेजर किया मतलब हमने इसके ग्लास ट्रांजिशन से लोअर टेम्परेचर पे ही सारे टेम्परेचर लिए, मतलब 60 तो 85 से कम ही है, तो इसलिए हमने सारे टेम्परेचर उसके ग्लास ट्रांजिशन पे से कम पे लिए, क्योंकि ग्लास ट्रांजिशन पे वो उसका एमोर्फस में चेंज हो जाएगा वो,
और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एज रबर की तरह वो हो जाएगा, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वो सब चीजें भी हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। सेकंड क्या है आपका, विस्को इलास्टिसिटी। इसका क्या मतलब हुआ, विस्को इलास्टिसिटी। देखो ये जो एक वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, विस्को एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, विस्को क्या होता है, विस्कस, जो हम लिक्विड के, डिस्कस। हाँ लिक्विड के लिए यूज करते गाढ़ा। हैं ना। हाँ गाढ़ा, सही। हाँ जो जो जितना गाढ़ा होगा उतना ही उसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, और इलास्टिक यूज करते हैं हम अपन प्लास्टिक पॉलीमर के लिए। ठीक है, तो इन दोनों का मिला जुला के हम विस्को इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विस्को इलास्टिसिटी कब होगा, एमोर्फस पॉलीमर ग्लास एट लो टेम्परेचर, रबर एट इंटरमीडिएट टेम्परेचर एट विस्कस लिक्विड एट हाई टेम्परेचर। ये आपका पॉलीमर के बारे में बता रहा है। ठीक है, पॉलीमर क्या होगा कि लो टेम्परेचर पे वो एमोर्फस पॉलीमर की तरह है, तो वो रबर हो जाएगा इंटरमीडिएट टेम्परेचर। ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब बीच का। और अगर आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो ये चीज तो हमको समझ में आ गई। लो टेम्परेचर इलास्टिक डिफॉर्मेशन एट स्मॉल स्ट्रेन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपका लो टेम्परेचर पे जब आप उसको डिफॉर्म करेंगे, मतलब उसमें आप स्ट्रेस लगाएंगे, तो उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, और उसकी स्ट्रेन रेट बहुत कम होगी लो टेम्परेचर पे। ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया था ना, लो टेम्परेचर पे ग्राफ कैसा था, ऐसा था। ठीक है, कि मतलब आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, यहाँ पे स्ट्रेस है, तो जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो लेकिन आपका जो स्ट्रेन है वो बहुत कम बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट होगा आपका लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे हमने देखा था कि, सॉरी, हाई टेम्परेचर पे ग्राफ कुछ इस तरह का था। थोड़ा सा हाई अगर टेम्परेचर करूंगा तो मेरा ग्राफ इस तरह का था। ठीक है, यहाँ टूट जाएगा। और सेकंड लास्ट में जो इलास्टोमर था उसका ग्राफ ऐसा था। तो हाई टेम्परेचर विस्कस इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज टाइम डिपेंडेंट एंड नॉट रिवर्सिबल। पर यहाँ पे एक चीज और ऐड की है इन्होंने कि हाई टेम्परेचर विस्कस बिहेवियर डिफॉर्मेशन इज टाइम डिपेंडेंट एंड नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, तो अगर आपका टेम्परेचर हाई है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो डिफॉर्मेशन होगा वो रिवर्सिबल नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड में जो ग्राफ्स है उससे पता चल जाएगा। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर है मतलब इन दोनों के बीच का, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, विस्को इलास्टिक बिहेवियर इंस्टेंट इलास्टिक स्ट्रेन फॉलोड बाय विस्कस टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन। तो उसमें क्या होगा, ये आपको अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इंस्टेंट इलास्टिक स्ट्रेन। तो उसमें एक बार तो इलास्टिक स्ट्रेन होगा, इलास्टिक स्ट्रेन क्या होगा कि जो रिवर्सिबल होगा। तो स्टार्टिंग में ये होगा एंड इट इज फॉलोड बाय विस्कस टाइम डिपेंडेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो विस्कस है आपका, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने और अगर आपका पॉलीमर विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो उसमें जो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन मतलब उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, वो रिवर्सिबल नहीं होगा। तो ये कैसे होगा ये अभी समझते हैं अपन। विस्को इलास्टिक बिहेवियर इज डिपेंड बाय रेट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, चलो ये जो भी है अभी मैं आपको इनको नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझ आएगा। ये ग्राफ आप बनाइए नोटबुक में तो आपको काफी चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, एक बार इसको ड्रॉ करिए आपकी बुक में, नोटबुक में। ये आपका विस्को इलास्टिक कर्व है। ठीक है, इसको ड्रॉ करिए। तो अभी क्या होगा, देखो फर्स्ट वाला कर्व क्या है, लोड वर्सेस टाइम। ठीक है, ये आपका जो एक्सिस है वो लोड है। लोड मतलब आप उस पर कितना लोड लगा रहे हैं, स्ट्रेस कितना लगा रहे हैं, और ये टाइम का ग्राफ है। ठीक है, आपका एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में लोड है। सबसे पहले ये वाला ग्राफ देखिए, इसको समझिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि सपोज मैंने यहां तक मैंने कोई लोड नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने एकदम लोड लगाया। ठीक है, लोड का कर्व दिख रहा है। ठीक है, लोड क्या होता है, जैसे 50 न्यूटन जो भी मैंने फोर्स लगाया इसको। ठीक है, तो ये लोड लगाया, ये लोड मैंने कुछ टाइम तक रखा।
सपोज ये यहाँ पे सपोज 0 मिनट पे मैंने लोड लगाया और 10 मिनट तक इसको मैंने रखा, ठीक है। फिर मैंने लोड हटा दिया, यहाँ पे TR पे मैंने लोड हटा दिया, ठीक है। तो समझ में आया फर्स्ट कर्व क्या शो कर रहा है कि मैंने लोड बढ़ाया, ठीक है, कुछ टाइम तक लोड को रखा, ठीक है, TA टू TR मैंने उसको लोड को रखा और फिर मैंने उसको लोड को हटा दिया। ये ग्राफ समझ में आया फर्स्ट वाला? आपका कोई पॉलीमर है, उस पर मैंने पहले लोड लगाया, लोड मतलब उसको मैंने खींचा, कुछ टाइम तक उसको उसी पे रखा और फिर मैंने उसको छोड़ दिया, वापस मतलब लोड हटा दिया, ठीक है। तो इसके बाद उसके स्ट्रेन में क्या क्या चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंग टू उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर वो इलास्टिक है तो उसमें क्या प्रॉपर्टी चेंज आएगी, अगर वो विस्कस है तो क्या चेंज आएगी, और अगर वो विस्को इलास्टिक है तो क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट कर्व समझ में आया नहीं आया, अगर नहीं आया तो मैं वापस रिपीट करता हूँ एक बार। फर्स्ट कर्व समझ में आ गया? सिंपल है देखो। जी सर। हाँ, यहाँ पे मैंने लोड बढ़ाया है, TA मतलब लोड अप्लाइड, TA लोड अप्लाइड, और TR मतलब लोड रिलीज, ठीक है। तो एक टाइम पे मैंने लोड लगाया, कुछ टाइम पे रखा और छोड़ दिया। अब मुझे ये ऑब्जर्व करना है कि अगर मेरा जो पॉलीमर है वो इलास्टिक है, अगर वो विस्कस है, और अगर वो विस्को इलास्टिक है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो 3 ग्राफ और दिख रहे हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इलास्टिक कब होगा, विस्कस कब होगा और विस्को इलास्टिक कब होगा आपका पॉलीमर? सपोज एक ही पॉलीमर है आपका, तो वो इन तीनों चीजों में कब आएगा, कौन बताएगा? अभी पढ़ा है ना ये तो हमने थोड़ी देर पहले। जब हाँ बोलिए। यस, आपका पॉलीमर है, सपोज कोई भी पॉलीमर, आप किस पॉलीमर के बारे में जानते हो, इसका नाम बताओ। सपोज, सर पॉलीइथाइलिन होता है ना सर। हाँ चलो पॉलीइथाइलिन पी, ठीक है। तो पॉलीइथाइलिन है, तो वो इलास्टिक कब होगा, विस्कस कब होगा और विस्को इलास्टिक कब होगा? सर अगर इलास्टिसिटी मतलब एक टाइम तक डिफॉर्मेशन रहता है, डिफॉर्मेशन के बाद रीगेन करेगा ना तो इलास्टिक प्रॉपर्टी रहेगा। बट जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे और कंप्लीटली फ्लूइड हाँ फॉर्म में आ जाता है, हाँ हाँ हाँ, गुड। तब वो आता है विस्कोसिटी वाले फॉर्म में। यस, सपोज ये आपका T1 है, ठीक है, T1 पे ये ग्राफ है, T2 पे ये ग्राफ है, और T3 पे ये ग्राफ है। तो अब मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा वाला टेम्परेचर कौन सा होगा और सबसे कम वाला टेम्परेचर कौन सा होगा? इस ग्राफ में सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला ग्राफ कौन सा है और सबसे कम टेम्परेचर वाला ग्राफ कौन सा है? T1, T2, T3, मैंने तीनों मेंशन कर दिए यहाँ पे। T1 जो है कम टेम्परेचर वाला है सर, एक्सीलेंट, यस। हाँ, और और T2 जो है वो मीडियम टेम्परेचर का है, वेरी गुड। और T3 जो है वो हाई टेम्परेचर का है। यस, वेरी गुड, ओके। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि आपका जो T1 है, ठीक है, इससे T2 बड़ा है, ठीक है, जी और इससे बड़ा है T3, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि अभी हमने लास्ट ग्राफ में यही पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर कम है तो वो इलास्टिक होगा, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो गया एक तरह से, ठीक है। बट इसके इनके बीच का टेम्परेचर होगा उसमें विस्को इलास्टिक होगा, मतलब वो कुछ विस्कस भी होगा, मतलब कुछ लिक्विड जैसा हो जाएगा और कुछ पॉलीमर जैसा हो जाएगा। तो ये तीन, प्लास्टिक जो है। हाँ, तो 3 फॉर्म प्लास्टिक के पॉलीमर के हैं, और ये तीनों टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो वो चेंज, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब हम एक एक कर्व को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलास्टिक की, सबसे कम टेम्परेचर पे। तो इलास्टिक तो हमको पता है, हम काफी मतलब फेमिलियर हैं इससे, इस टाइप के प्लास्टिक पॉलीमर से। तो इसमें देखो TA अप्लाई किया, जब मैंने लोड अप्लाई किया तो उसका स्ट्रेन बढ़ा, स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन, जैसे आपका एक रबड़ है, क्या बोल सकते हैं,
कुछ भी घर में जो रबड़ यूज करते हैं ना अपन, रबड़ तो पता ही है ना आपको, तो रबड़ को अपन खींचेंगे, तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको खींचा तो उसका स्ट्रेन बढ़ा, मतलब ये स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेन है ना, ठीक है। तो जैसे मैंने उसको खींचा तो मेरा स्ट्रेन बढ़ा, मतलब डिफॉर्मेशन बढ़ा, ठीक है। यस सर। फिर मैंने उसको कुछ टाइम तक रखा, लगभग मैंने उसको खींच के रखा 1-2 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए खींच के रखा, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, तो वापस वो रिलीज हो गया। वापस हाँ, वापस है। और आपका स्ट्रेन है वो वापस जीरो हो गया, तो यहाँ पे जीरो था, इस जगह पे जीरो था ना स्ट्रेन, यस सर। और वापस यहाँ पे वापस जीरो हो गया। यस सर। तो मतलब कि मेरा जो मैंने लोड लगाया था उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। यस लोड लगाया उसका, लोड लगाया, कुछ टाइम तक रखा, फिर हटाया, लेकिन जो मेरा इलास्टिक था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वापस अपनी एक्चुअल कंडीशन में आ गया, मतलब स्ट्रेन वापस जीरो हो गया, मतलब डिफॉर्मेशन जीरो हो गया, ठीक है। तो ये कर्व हमको समझ में आ गया इलास्टिक के लिए। अब हम विस्को इलास्टिक को नहीं पढ़ के विस्कस पढ़ेंगे। विस्कस मतलब आपका लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि ये आपका टीए है जहां पे आपका लोड बिल्कुल जीरो है, फिर मैंने यहाँ पे लोड बढ़ाया, तो लोड बढ़ाया तो स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है। देखिए आप, लोड बढ़ाया स्ट्रेन बढ़ेगा, फिर एक टाइम पर वो स्ट्रेन हाईएस्ट हो गया, स्ट्रेन बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे मैं टाइम के साथ बढ़ रहा हूँ, टाइम इधर बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे मैं टाइम के साथ बढ़ रहा हूँ स्ट्रेन बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक टाइम पे मैक्सिमम स्ट्रेन हो गया, मतलब मैक्सिमम उसको डिफॉर्म होना था वो मैक्सिमम डिफॉर्म हो गया, और उसके बाद कांस्टेंट ग्राफ आ गया, मतलब उसके बाद डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ में आया। यस सर। तो मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि उसको रिलीज कर दिया है लोड को, ठीक है। लोड को रिलीज करने के बाद भी मेरा स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ है, मतलब उसमें जो डिफॉर्मेशन आई है वो डिफॉर्मेशन रह गई है, मतलब वो वापस सही नहीं हुआ, रिवर्सिबल नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए क्या ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब मुझे कौन बताएगा कि इलास्टिक और विस्कस में क्या चेंज है, इन दोनों ग्राफ में क्या चेंज है। मीन्स सर यहाँ पे सेकंड वाले, एक एक जना, यस, हाँ कोई भी एक जना बोलिए, यस। सर वहां पे इलास्टिक वाले ग्राफ में सर वापस अपने शेप को रिगेन कर लिया उसने, यस, वेरी नीचे गुड, आके जब लोड हमने उसको रिलीज किया। हाँ हाँ बट वेरी गुड, यहाँ पे इसने अपने वापस इनिशियल पोजीशन पे नहीं आया, हाँ वेरी गुड, ओके। ये डिफॉर्म ही रह गया। डिफॉर्म ही रह गया, मतलब उसमें स्ट्रेन कैरी ओवर हो गया, ठीक है, मतलब स्ट्रेन आपका रह गया उसमें, वेरी गुड, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे टी आर, मतलब जब मैंने लोड रिलीज कर दिया, आर फॉर रिलीज, ठीक है, ए फॉर अप्लाइड और आर फॉर रिलीज, तो जब मैंने लोड रिलीज कर दिया फिर भी ये उसमें स्ट्रेन रह गया। चलो ये तो बात बहुत सही बोली और ये सही भी है। इसके अलावा एक चीज और ऑब्जर्वेशन है इसमें, वो मुझे कौन बताएगा, इन दोनों कर्व में एक और डिफरेंस है। सर उसमें टाइम के साथ जो है इलास्टिसिटी जो है उसका वेरी सेम गुड, रह रहा है, हाँ 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 वेरी गुड, बट यहाँ पे एक्सीलेंट। नहीं है। हाँ, मतलब कि कहने का मतलब कि यहाँ पे तो मैंने जैसे ही लोड बढ़ाया उसमें स्ट्रेन हो गया, ठीक है, वो डिफॉर्म हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे स्ट्रेन बढ़ाया लेकिन यहाँ पे कुछ डिफॉर्म नहीं हुआ, ये डिफॉर्म धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा स्ट्रेन है वो टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है ना, समझ रहा है ना, कि सपोज मैं लोड लगा देता और यहीं पे छोड़ देता, यहाँ पे रिलीज कर देता उसको वापस, तो इसमें स्ट्रेन इतना ही रह जाता, यहाँ कांस्टेंट हो जाता ना वापस करो, समझ रहे हो। तो मतलब कहने का मतलब मैं जितने टाइम तक रखूंगा उतना मेरा स्ट्रेन बढ़ता जाएगा उसमें, समझ रहे हो। विस्कस में क्या हो रहा है कि जितना लोड लगाने के बाद टाइम डिपेंडेंट है ये, जो आपका जो स्ट्रेन है वो टाइम डिपेंडेंट है, जितने टाइम तक मैं रखूंगा उतना ही इसमें डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, ठीक है। ये दोनों दोनों डिफरेंस पता चल गया आपको इलास्टिक और विस्कस में, समझ में आ गया ना ये चीज। जी यस। सर। हाँ, और अदर स्टूडेंट, अनिल अनिल जी को और कुंदन को समझ में आ गया है, अदर स्टूडेंट वंदना वंदना मेहता एंड जया शर्मा, आपको समझ में आया ये चीज, वंदना यस मेहता। सर। हाँ, अच्छा, यस सर। ओके, तो आपको समझ में आ गया ना ये, चलो ठीक है, ओके गुड। अब हम आगे का पढ़ेंगे,
अपना बीच वाला जो टेम्परेचर है जहाँ पे मेरा पॉलीमर विस्को इलास्टिक होगा, मतलब कुछ तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इंटरमीडिएट जोन कह सकते हैं दोनों के बीच का, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि देखो, अब इन दोनों में क्या है, अगर आपको ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए ना, तो ये तीसरा ग्राफ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। हो क्या रहा है इसमें कि जब मैंने लोड अप्लाई किया तो इनिशियली मेरा कुछ बढ़ा ना, यहाँ पे स्ट्रेन कुछ बढ़ा, फिर ये इस तरह से बढ़ रहा है, मतलब अब ये टाइम डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। यहाँ मैंने उसको रिलीज किया, ठीक है, या टी आर, ये टी आर हो गया ना यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे लोड रिलीज किया तो मेरा स्ट्रेन वापस हट गया, लेकिन पूरा नहीं हटा, कुछ स्ट्रेन उसमें रह गया, और वो स्ट्रेन अब धीरे 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 हट रहा है टाइम के साथ। समझे, इस ग्राफ को पढ़ना समझ गए कैसे क्या हो रहा है। मैं वापस रिपीट करता हूँ एक बार, अच्छे से सुनिए कि जब मैंने लोड अप्लाई किया टी ए पे, टाइम ए पे मैंने लोड अप्लाई किया तो मेरा कुछ स्ट्रेन हुआ, तुरंत हो गया, मतलब वो तो कुछ स्ट्रेन तो तुरंत हो गया। जो रिमेनिंग स्ट्रेन है वो टाइम के साथ धीरे 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 हुआ, ठीक है, और यहाँ तक बढ़ा। यहाँ पे मैंने रिलीज कर दिया, जो लोड मैंने लगाया था वो रिलीज कर दिया, तो स्ट्रेन भी, कुछ स्ट्रेन तो तुरंत रिलीज हो गया, लेकिन फिर भी वो अपनी एक्चुअल स्टेट में नहीं आया। कुछ स्ट्रेन तो रिलीज हो गया, लेकिन कुछ स्ट्रेन अभी तक इसमें रह गया, और वो स्ट्रेन टाइम के साथ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। समझे ये ग्राफ को, जिसको Yes, sir. इलास्टिक की, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच का ग्राफ है, ठीक सर है। एक बात पूछना था, हाँ पूछे। अगर सर हम जब हम टेम्परेचर देते हैं किसी भी चीज को पॉलीमर हाँ में, हाँ हाँ तो जो पहला प्रॉपर्टी होगा इलास्टिक होगा या पहला प्रॉपर्टी विस्कोसिटी में आएगा? इलास्टिक होगा ना सर? हाँ, पहला इलास्टिक होगा, इलास्टिक पहला होगा। इलास्टिक गेन हाँ, करेगा। पहला इलास्टिक गेन करेगा, ठीक है। ठीक मतलब है, तो देखो अभी पहले सर तो, हाँ, अब देखो मैं बता दूं आपको, ब्रिटल हो गया, ब्रिटल के बाद क्या होगा, हाँ एज एक्चुअल जो रबड़ी में प्लास्टिक, आएगा सर। हाँ प्लास्टिक प्रॉपर्टी होगी, उसके बाद इलास्टिक हाँ, प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। फिर इलास्टिक के बाद विस्को इलास्टिक होगा, और फिर विस्कस होगा, तो ठीक सर है। अभी मैं इस हाँ चौथे ग्राफ को और थर्ड वाले ग्राफ को कंपेयर करता हूँ। हाँ तो सर पहले में जब हमने देखा कि विस्कोसिटी एक मतलब विस्कस जो उसका प्रॉपर्टी आने के बाद हम्म, इसका जो सीधा लाइन गया है, फिर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है फोर्थ वाले ठीक है, ग्राफ में, हाँ हाँ हाँ, टाइम के साथ जो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जो थर्ड वाले ग्राफ में है सर, यहाँ पे टीए के ऊपर से जैसे ही इसने स्ट्रेन गेन किया है, तो हाँ इलास्टिसिटी फॉर्म तो लिया, हाँ। फिर टाइम के साथ विस्कोसिटी जाने के बाद फिर वापस इलास्टिक आने का सर वो थोड़ा समझ में नहीं आया सर। मतलब देखो, सबसे पहली चीज है कि ये जो है ना विस्को इलास्टिक, ये ये हाँ बीच का रीजन है। जब आप इलास्टिक को गर्म कर रहे हो तो वो सीधा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, पहले वो विस्को इलास्टिक बनेगा। मतलब कहने का मतलब क्या बोलूं मैं आपको कि मीन्स सर उसमें हाँ दोनों प्रॉपर्टीज रह रही है, हाँ, दोनों प्रॉपर्टीज रहेगी है, उसमें विस्कस की और क्योंकि वो, इलास्टिक की। हाँ हाँ उसमें पहले विस्कस होगा, उसमें बाद थोड़ी सी इलास्टिसिटी आएगी उसमें, हाँ, ठीक है ना। ऐसा मतलब होगा। हाँ, आपका जो पॉलीमर है वो पहले इलास्टिक है, जैसे आप उसको गर्म कर रहे हो तो वो सीधा विस्कस में नहीं कन्वर्ट होगा, उसके बीच की एक स्टेट है जिसको हम विस्को इलास्टिक बोल रहे हैं। उसमें क्या रहेगा अच्छा, कि कुछ तो आपका इलास्टिक प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है, इलास्टिक की यस, प्रॉपर्टी रहेगी, और कुछ आपकी लिक्विड की प्रॉपर्टी रहेगी, मतलब विस्कस, जो लिक्विड विस्कस बन जाता है ना, उसकी प्रॉपर्टी रहेगी। यस। तो उसका हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कुंदन जी। सर अगर रबड़ और प्लास्टिक का कंपेयर करें, हाँ मतलब हाँ पॉलीमर में रबड़ हाँ और प्लास्टिक का, हाँ हाँ तो विस्को इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो रबड़ में हाँ। ज्यादा होगा या पॉलीमर में, प्लास्टिक में? नहीं देखो, प्लास्टिक क्या हो रहा है कि आपका प्लास्टिक रबरी फॉर्म में कब कन्वर्ट होता है, टीजी के बाद, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जी के बाद कन्वर्ट होता है ना। तो अभी जो ये हम जी पढ़ रहे हैं ना, ये ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से क्रॉस हो चुके हैं। अभी ये आपका मेल्टिंग जी। मेल्टिंग टेम्परेचर के लगभग की बात कर रहे हैं हम, ओके सर। है ना। तो ये उस रीजन की बात कर रहे हैं हम, अभी ग्लास ट्रांजिशन से आगे बढ़ चुके हैं, ग्लास ट्रांजिशन ऑलरेडी हमने कर लिया ना एक्सप्लेन। तो अभी हम उस रीजन की जी बात कर सर। रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीनों कर्व, ठीक है। कैसे लोड के साथ आपका इलास्टिक में और विस्कस में बिहेवियर रहता है स्ट्रेन का, ठीक है। और उन दोनों को क्लब करके हमने विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी को समझ लिया, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, इसमें अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। और प्लीज मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि ये जो ग्राफ आप है ये आप हाथ से बनाएंगे ना तो काफी चीजें समझ में आएगी,
ठीक है, और वो आपको लो। इसमें अगर समरी हम देखें इसमें सर, हाँ हाँ। तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें जो तीन चीजें हैं, लोड, टाइम और हम्म टेम्परेचर, हम्म। ये तीनों का इसमें रिलेशन दिख रहा है सर। हाँ ऑब्वियसली वो तीनों चीजें, जब आप, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ कि सपोज आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि आपका जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है वो कितने टेम्परेचर पे काम करेगा। ठीक है, अगर आपने सिर्फ इलास्टिक प्रॉपर्टी को लेकर प्रोडक्ट बना दिया और वो उस टेम्परेचर पे विस्को इलास्टिक बन गया, सपोज टेम्परेचर हाई है, ठीक है, तो आपका आपका जो पॉलीमर वो काम ही नहीं करेगा ढंग से, वो या तो एक्सपांड हो जाएगा या उसका टूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो ये चीज हमको यस ध्यान में रखनी पड़ती है कि मतलब टेम्परेचर से कैसे वो आपका हाई टेम्परेचर पे कैसे आपका पॉलीमर बिहेव करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, इसलिए ये चीज हम टेम्परेचर हम्म, टेम्परेचर टाइम और लोड तीनों ही इम्पोर्टेंट है इसमें। तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तीनों का हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि कैसे ये हो जा रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें इस स्लाइड में अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, ये स्लाइड काफी अच्छी एक्सप्लेन की है, इसलिए मैं काफी टाइम ले रहा हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अब ये जो स्लाइड है, 7 मिनट बचे हैं और ये सफिशिएंट है, 7 मिनट में मैं समझा दूंगा आपको। विस्कोइलास्टिसिटी कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय विस्कोइलास्टिक रिलैक्सेशन मॉड्यूलस, ठीक है। अब हम सिर्फ विस्कोइलास्टिक की बात कर रहे हैं। विस्कोइलास्टिक का ग्राफ कैसा था, अगर मैं ड्रॉ करूं तो फिर इस तरह से था और फिर इस तरह से था ना ग्राफ, यस सर। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ था। तो अब क्या हो रहा है, ये आपका हो गया टी अप्लाइड, जहाँ पे मैंने लोड अप्लाई किया था, और ये आपका यहाँ पे लगभग हो गया टी रिलीज, ठीक है, टी आर, और ये आपका कर्व हो यहाँ पे, ये ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर स्ट्रेन रहेगा। ऊपर स्ट्रेन होगा, ठीक है, तो ये वाला कर्व हो गया। अब इस पे क्या हो रहा है, देखो आपका मतलब ये अब इसमें समझिए कि ये अब जो नेक्स्ट ये आपका विस्को इलास्टिक रिलैक्सेशन मॉड्यूलस, ठीक है। तो विस्को इलास्टिक को मैंने क्या बोला था कि वहां पे आपका विस्कस भी है और इलास्टिक भी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप कर्व देख रहे हो, ये वाला, इसमें रिलैक्सेशन मॉड्यूलस है, ठीक है, जो सिग्मा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का कर्व है, वही जो हमने बताया, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सेम फॉर्मूला है वही, ठीक है। तो T1 T2 T3, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उसका जो रिलैक्सेशन मॉड्यूलस है वो कम होता जा रहा है। किसी देखो पूरा कर्व नहीं दिख रहा है अभी इसमें। हाँ, ठीक है, अगर ये ग्राफ खींचा है हमने इलास्टिक मॉड्यूलस में, वाई एक्सिस में इलास्टिक मॉड्यूलस है, और टाइम है वो आपका यहाँ पे है, ठीक है, टाइम आपका एक्सिस में है, और अलग अलग टेम्परेचर पे मैंने ग्राफ खींचे हैं, ठीक है, टेम्परेचर T1 T2 T3 अलग अलग टेम्परेचर है, और इनका ट्रेंड क्या है, T1 इज मतलब T7 सबसे ज्यादा है, मतलब जो ये वाला T7 होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, T7 ये वाला, तो ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको समझ में आ गई कि इलास्टिक मॉड्यूलस इसका कम होगा, होगा होगा कि नहीं होगा। अगेन वही वही फॉर्मूला आप वही कॉन्सेप्ट यस लगाइए, सर। ठीक है ना, क्योंकि आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो आप सेम स्ट्रेस, टेम्परेचर हाँ सेम स्ट्रेस लगाएंगे, उसमें आपका स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कम टेम्परेचर पे, जो हमने अभी जस्ट बात की थी, तो ऑब्वियसली आपका इलास्टिक मॉड्यूलस कम हो जाएगा, ये चीज बढ़ रही है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली ये कम हो जाएगा, तो यहाँ पे ये यस। कम हो गया, ठीक है, मतलब हायर टेम्परेचर पे आपका इलास्टिक मॉड्यूलस कम हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो विस्कस मटेरियल है उसके लिए भी ये चीजें, ये प्रॉपर्टी सेम रहेगी, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका इलास्टिक मॉड्यूलस कम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज, अलग अलग टेम्परेचर पे कैसे बिहेव कर रहा है, उसका इलास्टिक मॉड्यूलस जी कम हो जा रहा है। तो अब आपको देखना है कि मुझे मेरा पॉलीमर है वो किस टेम्परेचर पे काम करेगा, ठीक है, मतलब सपोज आपने एक पॉलीमर की स्लेब दी मेरे को और बोला कि सर इसकी हार्डनेस इतनी है, ये आपके मतलब उतनी लोड पे ये काम कर जाएगा, लेकिन सपोज मैं काम कर रहा हूँ, आपने रूम टेम्परेचर पे दिया सपोज T1 पे, बट मेरा जो मशीनरी है वहां पे मैं T6 पे काम कर रहा हूँ, तो T6 पे मेरा ये पॉलीमर फेल हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा, बताइए। यस।
हाँ, क्योंकि वो फेल हो जाएगा, क्योंकि T6 पे मेरा इलास्टिक मॉडुलस मुझे इतना ही मिल रहा है। आपने जो रिपोर्ट किया था वो ये था, सपोज यहाँ पे ये 50 था, लेकिन जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे ये मुझे सपोज 30 ही मिल रहा है। तो 30 पे ही मेरा ये फ्रैक्चर हो जा रहा है, तो ये गलत, मतलब डिजाइनिंग गलत हो गई। तो इसलिए हमको उसका वर्किंग टेम्परेचर नोट करना जरूरी है पॉलीमर का, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग थी यहाँ से। और अभी इसमें जो रिमेनिंग चीजें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। सैंपल इज स्ट्रेन रैपिडली टू प्री डिटरमाइन स्ट्रेन। ठीक है, आपने कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेन डिटरमाइन कर लिया, उसके हिसाब से आपने उसको स्ट्रेन किया। ठीक है, स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस स्ट्रेन ई जीरो एक्सप्लेनेशन जीरो ओवर टाइम इज मेजर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, स्ट्रेस डिक्रीज विद टाइम ड्यू टू मॉड्यूलस ऑफ रिलैक्सेशन प्रोसेस। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है देखिए, एक इस पे रिलैक्सेशन मॉड्यूलस, अब इसी को हमने रिलैक्सेशन मॉड्यूलस बोला। रिलैक्सेशन मॉड्यूलस क्या होता है? रिलैक्सेशन मॉड्यूलस क्या होगा? मीन्स उसमें जो मॉडुलस है वो कांस्टेंट रहेगा। देखो, रिलैक्स मतलब बात इसकी ये हम बड़ी नेक्स्ट क्लास में भी समझ लेंगे, अभी पता है। अभी 1 मिनट है, जितना समझ सकते हैं मैं समझाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि रिलैक्सेशन मतलब कि आपका पॉलीमर क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। इसके नाम से पता चल रहा है ना, रिलैक्सेशन मॉड्यूलस मतलब क्या हो रहा है कि पॉलीमर आपका रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स क्यों हो रहा है? कि पहले आपने उस पर लोड लगाया, तो लोड लगाया तो क्या होगी, उसकी जो चेन थी वो कुछ एडजस्ट होगी ना, मतलब इस लोड को झेल ले, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो मतलब अगर वो चेन एडजस्ट होगी, अगर आप उसको खींच रहे हो तो मतलब वो थोड़ी लंबी हो जाएगी चेन। ठीक है, इस तरह से अगर आप उसको दबा रहे हो तो वो चेन थोड़ी मुड़ जाएगी, जैसे भी आप जो भी कर रहे हो, बट वो रिलैक्स होगी अकॉर्डिंग टू आपके लॉ। ठीक है, तो वो इसको हम बोल रहे हैं कि वो रिलैक्स होगी। ठीक है, तो रिलैक्स हो रही है, तो फाइनली आपका स्ट्रेन बढ़ रहा है। ठीक है, रिलैक्स कुछ किसी भी तरह से रिलैक्स होगी तो आपका डिफॉर्मेशन तो बढ़ेगा ना पॉलीमर में। तो हाँ, है ना, तो वो टाइम के साथ, ये आपका टाइम के साथ है। मतलब अगर इस एक्सिस में अगर नीचे दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरह आप बढ़ रहे हो, ये टाइम है आपका। ठीक है, टाइम के लिए मैं स्मॉल टी यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका टाइम है। तो जैसे जैसे टाइम जाएगा आपका ये ग्राफ डाउन हो रहा है हर टेम्परेचर पे। ये ग्राफ, पहली बात तो ये है कि ये डाउन हो रहा है हर टेम्परेचर पे। ठीक है ना, तो डाउन हो रहा है इसका मतलब मेरा क्या हो रहा है कि लोड तो मेरा फिक्स है, सिग्मा तो फिक्स है, लेकिन मेरा स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। तो जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा टाइम के साथ बढ़ेगा ना, स्ट्रेन टाइम के साथ आपका एडजस्टमेंट बढ़ रहा है, चेन का एडजस्टमेंट बढ़ रहा है, मतलब स्ट्रेन बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है टाइम के साथ, इसलिए ये कर्व डाउन जा रहा है टाइम के साथ। ठीक है, ये